विवान से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं अभी विवान को बुला के पूछती हूँ। अगर उसने ऐसा किया होगा ना तो मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। पर उसने तो पीहू से वादा किया था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। पर वो कहावत कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। कहीं मैंने विवान को इस घर में रख के कोई गलती तो नहीं कर दी? विवान, विवान। जी जी कहिए बड़ी मम्मी। विवान, मैंने उस अलमारी में 10,000 रुपए रखे थे। अब वो पैसे वहाँ नहीं है। घर में कोई बाहर का बंदा भी नहीं आया। पैसे कहाँ गए फिर वहाँ से? नहीं, तूने तो नहीं लिए? बोल विवान, तू चुप क्यों खड़ा है? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। पैसे तूने ही लिए। पर तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू मुझसे मांग लेता। ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? पर बड़ी मम्मी, मैंने चोरी नहीं की। किसी को बिना बताए पैसे लेना, इसे चोरी कहते हैं। तुझे पता है विवान, चोर भी चोरी करके ना पैसे अपने घर में ही रखता है। और अपने घर का बच्चा ही घर में चोरी करे तो माँ बाप किस पे विश्वास करे? विवान बेटा, एक बार आज तूने फिर मेरा विश्वास तोड़ा है। मेरे साथ साथ तूने पीहू दीदी का भी विश्वास तोड़ा है। पर आप मेरा विश्वास कीजिए बड़ी मम्मी, मैंने चोरी नहीं की। मैं अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं? शायद अब तेरा यकीन कभी नहीं कर पाऊंगी मैं। तुझे पता है विवान, घर में सिर्फ इतने ही पैसे थे। बाहर प्रार्थना आई खड़ी है, कुछ पैसे की जरूरत थी उसे। अब मैं उसे क्या बोलूंगी? और तो और तू ये बता, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? तू तो जानता है जो किराएदार पैसे देता है उसी से हमारे घर का खर्चा चलता है। मैं तेरी बहनों से कोई पैसे नहीं लेती। अब किराएदार भी अगले महीने ही पैसे देगा, तब तक कैसे गुजारा चलेगा हमारा? इसका मतलब सचमुच विवान ने चोरी की है? जिसने तेरा मुसीबत में साथ दिया, तूने उसी के पीठ में खंजर घोंप दिया। तुझे अपने ही घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई विवान? मैं रिद्धि को पहले ही मना कर दी थी कि तुझे इस घर में ना रखे, पर इस रिद्धि को तो तुझे सही रास्ते पे लाने का भूत सवार था। ये रिद्धि किसी की सुनती कहाँ है? मौसी, मेरी बात तो सुनिए, मैंने चोरी नहीं की। अरे अब सुनने और समझने को बचा ही क्या है? तूने तो आज बिल्कुल हद कर दी विवान। आज तूने अपना बचा कुचा भरोसा भी तोड़ दिया। रिद्धि, इस लड़के पे अपनी ममता लुटा रही थी तू। मैं कहती हूँ इसे अभी के अभी घर से निकाल। अरे ऐसे बच्चों का क्या भरोसा, कल को तेरे घर का सामान उठा के बेच आए। वैसे भी ये लड़का अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ तो तेरा क्या सगा होगा? मेरा विश्वास कीजिए मौसी जी, मैंने चोरी नहीं की। पर हाँ, ये सच है कि पैसे मैंने ही लिए हैं। क्या कहा तूने? मान भी रहा है कि पैसे तूने लिए हैं और साथ के साथ ये भी कह रहा है कि तूने चोरी नहीं की? अरे कैसा लड़का है तू? तुझे झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुझे दूसरों के घर में रहने के तौर तरीके नहीं मालूम? मौसी जी, मैंने चोरी नहीं की, मेरा विश्वास कीजिए। विवान एकदम सही बोल रहा है प्रार्थना मौसी, उसने चोरी नहीं की। पीहू, तू यहाँ पे? तू इस लड़के का साथ दे रही है? मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी इस घर से जाने को कह दो। कोई जरूरत नहीं है इसे इस घर में रखने की। ओहो प्रार्थना मौसी, इतना गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। पैसों की जरूरत मुझे थी, मैंने विवान को बोला था वो पैसे लाने के लिए। उसे तो ये भी नहीं पता था कि हमारे घर में पैसे कहाँ रखे होते हैं। मैंने तो बताया था उसे। और पीहू, तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि तूने विवान से चुपचाप से पैसे मंगवाए? वो इसलिए मम्मी कि मैं आपको बताना ही नहीं चाहती थी। मुझे बताना नहीं चाहती थी तो क्या अगर मैं पैसे देखती तो मुझे पता नहीं चलता? आपको पता नहीं चलता मम्मी, मैं पैसे लेके ही आई थी। मैं यहाँ पे भी चुपचाप रख देती। पर तू चुपचाप पैसे क्यों रख देती? ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता चलने दे रही है तू? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है? तेरे मन में क्या चल रहा है? मम्मी शांत हो जाइए, मैं आपको अभी सब कुछ समझा देती हूँ। आप इतना हड़बड़ाइए मत, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। एक्चुअली मम्मी, पैसों की जरूरत मुझे नहीं, आशु को थी। आपको पता है मम्मी, आशु इन दिनों बहुत तंगी से गुजर रही है। जब से आशु ने अपना काम छोड़ा है ना मम्मी, तब से आशु दूसरों पे डिपेंडेबल होकर रह गई है। वो जितने पैसे मांगती है उसे दिए नहीं जाते और कम पैसों में उसका गुजारा नहीं हो पाता है। आशु को पैसों की इतनी तंगी हो गई थी कि वो अपना पर्सनल खर्चा भी नहीं चला पा रही थी। इसीलिए मैंने उसकी मदद की, क्योंकि कल वो मुझे रास्ते में मिल गई थी। मैंने तभी विवान को देख लिया, वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। तभी मैंने उसे इमरजेंसी में घर भेजा, क्योंकि मेरे पास उस समय बिल्कुल पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे सारे पैसे मेरे घर पे रखे हुए थे। इसलिए विवान को मुझे यहाँ से पैसे मंगवाने पड़े। इसलिए मैं वो पैसे अभी रखने आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि आपको पता चले कि आशु तंगी से गुजर रही है। और अगर मुझे पता चल भी जाता तो क्या होता? इसका मतलब तेरा मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। अगर आशु को मदद की जरूरत थी तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करती? बस आशु चाहती नहीं थी मम्मी कि आप परेशान हो, क्योंकि वो अपने आप से बहुत शर्मिंदा है। आपके मना करने के बावजूद भी उसने अपना काम छोड़ दिया। इस समय आशु को आपकी हर बात कही हुई याद आ रही है मम्मी, कि अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी लड़की को। वो तो नीरू की शादी में अभी पैसा खर्च हो गया, इसलिए थोड़ी सी तंगी मेरे पास भी चल रही है। धीरे धीरे जैसे ही मैं इस
पैसे की तंगी से बाहर निकलूंगी तो मैं आशु की मदद कर दिया करूंगी। मैं उसे ऐसे परेशान नहीं रहने दूंगी पैसे के लिए। फिर मैं थोड़े से पैसे आशु को हर महीने दे दिया करूंगी ताकि वो परेशानी से न जूझे। वो तो सब ठीक है, पर तुझे पता है तेरी इस हरकत की वजह से मैंने विवान को कितना कुछ सुना दिया। मुझे माफ कर दे विवान बेटा, पर थोड़ी सी गलती तेरी भी है। तुझे मुझे सब सच बता देना चाहिए था। मैं आपको सच कैसे बताता बड़ी मम्मी, दीदी ने मुझसे मना किया था। मैंने तुझे इतना गलत समझा, इतना कुछ बोल दिया तुझे, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सच बताऊं ना बड़ी मम्मी, आपकी इस डांट में भी मुझे बहुत अपनापन लगा, जैसे आपको मेरी बहुत परवाह है। तुझे पता है विवान, अगर तूने पहले कभी चोरी नहीं की होती ना तो किसी का भी शक तुझ पे नहीं जाता। अब क्योंकि तू पहले चोरी कर चुका है तो घर में कोई भी सामान मिलेगा नहीं ना, तो उसका शक तुझ पे ही जाएगा कि जरूर तू नहीं लिया होगा। तुझे पता है बुराई के धब्बे इंसान के दामन पे हमेशा रह जाते हैं। ये बात तो आपने लाख रुपए की कही बड़ी मम्मी, कि बुराई के धब्बे इंसान के दामन पे हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं। मुझे भी माफ कर दे विवान, मैंने भी बिना सोचे समझे इतना कुछ सुना दिया तुझे। ये आपकी गलती नहीं है मौसी, जो मैंने पहले बुरे काम किए ये उन्हीं का नतीजा है। मैंने कोई छोटी चोरी तो की नहीं थी पहले, इतनी बड़ी चोरी की है, तो आपका शक मुझ पे जाना जायज है। तूने देखा ना पीहू, शादी से पहले मैंने आशु को कितना समझाया था कि अपनी डांस एकेडमी ना छोड़े। मैंने कहा भी था उससे कि पहले ससुराल के रंग ढंग देख ले, उसके बाद तेरे को एकेडमी छोड़नी है तो छोड़ देना, पर वो मानी नहीं। उस समय तो वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। कितनी मेहनत की थी उसने डांस एकेडमी खोलने के लिए, और इतने दिनों के बाद, इतनी मेहनत के बाद डांस एकेडमी अच्छी चलने लगी थी। कोई काम ऐसे बैठे बिठाए थोड़ी जम जाता है, उसे जमाने में भी टाइम लगता है, और किसी चीज की एक बार रफ्तार टूट जाती है ना तो टूट ही जाती है वो। अब अगर नए सिरे से डांस एकेडमी खोलेगी तो पता नहीं कितनी चले, स्टूडेंट आए भी या नहीं भी आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी, अपना काम छोड़ के उसने बहुत बड़ी गलती की है, और अपनी की हुई गलती पे आज वो पछता भी रही है। पर आप बिल्कुल परेशान मत होइए मम्मी, मेरे बस में जितनी भी होगी मैं उतनी मदद उसकी हर महीने कर दिया करूंगी। मदद 1 या 2 बार की होती है, कोई सारी जिंदगी किसी की मदद नहीं कर सकता। आशु को अपनी मदद खुद ही करनी होगी। वो अब इतनी सक्षम है, वो भला किसी से पैसे लेती हुई अब अच्छी लगेगी? उसे जरूरत क्या है तेरे से मदद लेने की? वो अपनी मदद खुद करे। देख पीहू, तुझे ये हर बार आशु की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे एक बार मदद लेने की आदत पड़ गई ना तो वो जिंदगी भर मदद ही मांगती रहेगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी से मदद मांगे। भगवान ने उसे हाथ पैर दिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए। अरे अपना नए सिरे से कोई काम शुरू करे। जब हुनर हाथ में है तो क्या जरूरत है तंगी भुगतने की? आशु को हिम्मत दिखानी होगी। तू अब तक रो रहा है विवान, अच्छा चल अब चुप हो जा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुझे रोते हुए देख के। इसका मतलब तूने अपनी बड़ी मम्मी को अभी माफ नहीं किया? मैं तो आपकी बातें सुन के रो रहा हूँ बड़ी मम्मी। कितनी अच्छी सोच है बड़ी मम्मी आपकी, काश आप ही हमेशा से मेरी माँ होती। वो तो मैं अब भी हूँ, पर माँ तो माँ ही होती है। तेरी अपनी माँ भी बहुत अच्छी है, सुषमा बहुत अच्छी है, वो तुझे बहुत प्यार करती है। तुझे उसकी कही हुई बातों को इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलती तो तुमने भी की है। आपने बिल्कुल सही कहा बड़ी मम्मी, गलती तो मैंने भी की है, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। अच्छा पीहू, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, अब तू खाना खा के ही जाना। नहीं नहीं मम्मी, मुझे भी कहीं जाना है। आपको पता है एक और जरूरी बात है जो मैं आपको बताना भूल गई। भगवान ने चाहा ना तो मैं विवान को जल्दी निर्दोष साबित कर दूंगी। क्या कोई सबूत हाथ लगाए तेरे? ऐसे ही कुछ समझो मम्मी, और वो भी बहुत बड़ा। और आपको पता है मम्मी, जो पैसे विवान घर से लेके भागा था ना, भगवान ने चाहा तो वो भी मिल जाएंगे। क्या सचमुच सारे पैसे मिल जाएंगे? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि सारे पैसे मिल जाएंगे, बाकी कुछ कह नहीं सकती अभी। चलो, नाउम्मीदी से तो उम्मीद भली है। अगर वो पैसे मिल जाएंगे तो विवान के पापा के काफी काम आ जाएंगे वो पैसे। फिलहाल वो काफी मुश्किल दिनों का सामना कर रहे हैं। अभी तो वो बहुत छोटे से कमरे में रह रहे हैं, और उन्हें तो आदत भी नहीं है ऐसे छोटे से कमरे में रहने की। उन पैसों से उनकी काफी मदद हो जाएगी। हाँ, ये बात तो है मम्मी। हाँ, ये कितनी अच्छी लग रही है सोते हुए। चलो अभी इसे सोने देता हूँ, अभी नहीं उठाता। वैसे भी शादी की इतनी रस्मों रिवाज करके ये थक गई है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है इसे उठाने का। पर माँ आ जाएंगे भी शोर मचाते हुए, चलो तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं ऑफिस फिलहाल ऐसे ही चला जाता हूँ। नाश्ता तो शायद कोमल दीदी ने बनाई दिया होगा। ये क्या युवराज, तूने नीरू को उठाया नहीं है? ये अभी तक सो रही है? तूने उसे इस घर के तौर तरीके अभी तक बताए नहीं? भला बहू धी का इतनी लेट तक सोना शोभा देता है? मम्मी अभी उसे सोने दीजिए। वो क्या है ना, वो पूरी रात पेंटिंग का काम करती रही थी, अभी सुबह सुबह ही सोई है। थोड़ी देर और सोने दीजिए उसे, नहीं तो वो बीमार हो जाएगी। वाह बेटा वाह, शादी के 1 हफ्ते के बाद ही बीवी की तरफदारी करने लगा। अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ तेरी शादी को, और अभी से अपनी बीवी की साइड लेने लगा। तो एक बात बता, तुझे ऑफिस नहीं जाना है आज? जी माँ, बस ऑफिस ही जा रहा था मैं। तो फिर तेरी बीवी को चाहिए ना कि तेरे लिए नाश्ते का इंतजाम करे, या ये भी इसे नहीं बताऊं कि घर के आदमी सुबह सुबह नाश्ता करते हैं?
पर हाँ, मैं भूल कैसे गई? ये सब तो मुझे ही बताना पड़ेगा। अब इसके घर में तो बाप भैया थे नहीं, तो इसे कैसे पता होगा कि घर के मर्द सुबह उठ के ऑफिस वगैरह जाते हैं, उनके लिए चाय नाश्ता भी बनाना होता है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, बस अभी बना देती हूँ। अभी कैसे बना देगी बहू? या बिना नहाए धोए किचन में घुस जाएगी? पहले घर की बहुएं नहाती हैं, उसके बाद पूजा करती हैं, तब जाके वो किचन में जाती हैं, किसी सामान को हाथ लगाती हैं। पर मेरे युवराज का तो ऑफिस का समय हो गया, तू कब नहाएगी, तब कब पूजा करेगी और कब इसके लिए नाश्ता बनाएगी? मुझे लगता है जब तक तू इसके लिए नाश्ता बनाएगी ना, तब तक तो इसका लंच का टाइम हो जाएगा। तो क्या ये दोपहर तक यहीं बैठा रहेगा? आज माफ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इतनी छोटी सी बात भी समझानी पड़ रही है। बाप भैया होते इसके तो समझ आती भी। बस अब ये सब भी मैं ही समझाऊं, यही काम बचा है मेरे पास। आई एम सो सॉरी नीरू, तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना। मम्मी की तो ऐसे बड़बड़ाने की आदत है। तुम आराम से अपना काम कर लो, मैं ऑफिस चलता हूँ। नाश्ता भी मैं ऑफिस में ही कर लूंगा आज। पता नहीं कैसे आज सोती रह गई, रात भर पेंटिंग बनाती रही ना, इसीलिए सुबह आंख लग गई मेरी। और आगे से कोई गलती से भी गलती नहीं करनी है मुझे। इस बार तो पीहू दीदी ने मेरी पैसे देके मदद कर दी, पर आगे से मुझे उनसे कोई मदद नहीं लेनी है। मैं यहाँ पे अपनी डांस एकेडमी खोलना तो चाहती हूँ, पर उसकी इजाजत मम्मी जी मुझे कभी नहीं देंगी। मम्मी जी के गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपनी डांस एकेडमी खोलना तो चाहती हूँ, पर कैसे खोलूँ? यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। यहाँ तो किसी का साथ नहीं है मेरे साथ, ना सासू माँ का और ना मेरे पति का। फिर भी एक बार हिम्मत करके मम्मी जी से बात करके देखती हूँ, ज्यादा से ज्यादा डांट ही देंगी ना। मम्मी जी, मैं अपनी डांस एकेडमी फिर से खोलना चाहती हूँ। क्यों? तुझे डांस एकेडमी खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? और ये बात तो शादी से पहले ही तेरे को बोल दी थी कि हमारे घर की बहू काम नहीं करेगी कोई। तो क्या तू दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि हमारी घर की बहू इसलिए काम कर रही है क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं? जी मम्मी जी, ऐसा है भी और नहीं भी। क्या मतलब है तेरा है भी और नहीं भी? मतलब तो बिल्कुल साफ है मम्मी जी। मुझे अपने पर्सनल खर्चे के लिए भी थोड़े से पैसे आपसे बार बार मांगने पड़ते हैं, तब जाके आप एक बार देती हैं। अगर मेरी डांस एकेडमी होगी तो मैं अपनी जरूरतों का क्या, दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रख पाऊंगी। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती माँ जी, और वो भी तब जब मैं खुद अपने आप में इतनी सक्षम हूँ। क्यों? तेरी जरूरतों में यहाँ क्या कमी पड़ गई? जब भी और जितने भी पैसे मांगती है तुझे दे दिए जाते हैं। खाने को रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, सिर पे छत है, और क्या चाहिए तुझे? मुझे अपना आत्मसम्मान वापस चाहिए माँ जी, क्या आप वो मुझे दे सकती हैं? आत्मसम्मान तो तेरा मैंने शादी से पहले तेरे मायके में रखवा दिया था। बहुओं के कोई आत्मसम्मान नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के लिए जीती हैं। यहाँ रहना है तो बिना आत्मसम्मान के ही रहना होगा। माफ करना माँ जी, पर अब मैं बिना आत्मसम्मान के नहीं रह सकती। मतलब तो तूने ठान लिया है कि तू हमारी बेइज्जती कराएगी। इतने बड़े घर की बहू अब बच्चों को नाचना सिखाएगी। किसी भी काम का छोटे और बड़े होने से क्या मतलब है माँ जी? काम तो काम होता है सिर्फ। वैसे भी डांस एकेडमी से 4 पैसे आएंगे ही, हमारी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है ना। जब तू पहले से ही ठान के आई है तो मुझसे क्यों पूछ रही है? आशु बेटा, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, जा तू अपनी डांस एकेडमी खोल ले। आप सच कह रहे हैं पापा? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पर हाँ, डांस एकेडमी के साथ साथ तुझे अपनी सास की देखभाल भी पूरी करनी होगी। जी पापा, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। डांस एकेडमी के साथ साथ मैं इस घर की जिम्मेदारियां भी निभाऊंगी। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मम्मी जी, अब आप भी इजाजत दे दीजिए ना। मेरी प्यारी मम्मी जी, अब मान भी जाइए। अब तेरे ससुर ने इजाजत दे दी है तो मुझसे इजाजत क्यों मांग रही है? तुझे जो भी करना है ना वो कर, पर दायरे के अंदर रह के। अंधेरा होने से पहले ही तो घर में होनी चाहिए। सुबह का सारा काम निपटा के तब तू अपनी डांस एकेडमी जाएगी और दोपहर को आके सबके लिए लंच बनाएगी। कहने का मतलब तेरा ज्यादातर समय ससुराल के लिए होना चाहिए। उसके बाद जो समय बचता है वो तू अपने लिए यूज कर ले। जी मम्मी जी, बिल्कुल समझ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस घर में जिसे देखो सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। मेरी तो जैसे कोई औकात ही नहीं है इस घर में। शायद वो इसलिए कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। दीदी दीदी। क्या बात है युवराज, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? दीदी, मैंने आपको एक शर्ट दी थी कल बटन लगवाने के लिए, आपने उसमें अभी तक बटन नहीं लगवाया। मुझे वो ऑफिस पहन के जानी थी। तेरी शर्ट मैं दर्जी के पास लेके तो गई थी, पर दर्जी की कल दुकान बंद थी। अरे दीदी, एक बटन ही तो लगवाना था, आप खुद भी तो लगा सकती थी। मुझे आज ऑफिस के लिए वही शर्ट पहननी थी। एक भी काम आप ढंग से नहीं करती हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या पहन के जाऊँ ऑफिस? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अब तेरी शर्ट पे बटन लगाऊंगी? तूने सोचा भी कैसे कि मैं इतना छोटा काम करूंगी? ये बटन लगाना ना मेरे बस की बात नहीं है। तुझे अपनी बड़ी बहन को ये बात बोलते हुए शर्म भी नहीं आई? आखिर तूने मुझे समझ क्या रखा है? ये मत भूल अभी मेरे माँ बाप इस घर में जिंदा है। इसमें अब कौन सा छोटा काम हो गया? मैंने आपको सिर्फ एक बटन लगाने को ही तो कहा है। आखिर क्या हो गया युवराज तेरी बुद्धि को? उस छोटे घर की लड़की से शादी करके तू तो सोच भी अब छोटी रखने लगा है। नीरू, तू क्या छत पे गई थी? वो भी मेरे से बिना पूछे? वैसे तू छत पे क्या करने गई थी? तू भूल गई है क्या तेरी अभी नई नई शादी हुई है? आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो कितना बुरा लगता है।
आखिर हम यहाँ इज्जत लेके बैठे हैं। अभी तो आसपास के आधे लोग तेरी मुंह दिखाई के लिए आए तक नहीं है, पर अब क्या फायदा, तू छत पे मेरे से बिना पूछ के चली गई। अब तो आधे लोगों ने तेरा मुंह देख लिया होगा। वैसे तू छत पे क्या करने गई थी? मम्मी जी, किचन में जो साइड में दालें और चावल वगैरह रखे हुए थे ना, उन सब में कीड़े लगे हुए थे। मैं वही सब उठा के छत पे रखने गई थी धूप में। क्या हुआ मम्मी जी, मैंने कोई गलती कर दी क्या? अरे वो सारा राशन का सामान खराब हो चुका था, उन सब में कीड़े लगे हुए थे, वो हम किसी को दे देते। और तू कैसी सी है, तू उनको जाके छत पे सुखा आई क्यों? तुझे क्या लगता है कि हम उन्हें दोबारा यूज करेंगे? अरे मम्मी जी, इतना सारा राशन किसी को देने की क्या जरूरत है? कम से कम 2 महीने का राशन है, वो तो छत पे सूख के ठीक हो जाएंगे। इतनी सारी दालें, इतने सारे चावल ऐसे ही थोड़ी किसी को दे दिए जाते हैं। मेरे घर में जब भी कीड़ा लगता था दालों को या चावल को, हम छत पे सुखा दिया करते थे, वो ठीक हो जाते थे। देख लिया ना मम्मी, छोटे घर की छोटी सोच। अब छोटे घर की बहू लाई हो तो भुगतो। अब तो हमें कीड़े वाला राशन खाना पड़ेगा। कीड़े खाओ और अपना धर्म भ्रष्ट कर लो। आपको 100 बार सोचना चाहिए था इस लड़की को इस घर में लाते हुए। आपने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। आगे पता नहीं क्या क्या खिलाएगी अभी हमें। हे मेरे भगवान, ये मेरे बच्चे की कहाँ किस्मत फूट गई। ये मैंने उसकी कहाँ शादी कर दी। इस लड़की को तो ससुराल में रहने के तौर तरीके ही नहीं है। देख लड़की, तेरे तो बाप भैया नहीं थे, इसलिए तुम लोग अपने मायके में सड़ा गुला सब खा लिया करते थे, पर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ये तेरी ससुराल है और भगवान की दया से हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम 2 क्या 4 महीने का राशन भी किसी को दे सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर आपको दान करना है तो मैं आपके साथ चलती हूँ मम्मी। 2 महीने का क्या, हम 1 साल का राशन दान करके आएंगे। जब कीड़े लगे हुए दाल और चावल आप लोग नहीं खा सकते, तो किसी और को देने का आपका कोई हक नहीं बनता। और दूसरी बात माँ जी, जिनके घर बाप भैया नहीं होते, क्या वो लोग खाना नहीं खाते? माफ करना माँ जी, जैसा खाना आप लोग खाते हो ना, ऐसे ही खाना बचपन से हमने भी खाया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, आपके यहाँ 3 टाइम सब्जी बनती है, हमारे घर में 1 ही टाइम सब्जी बनती थी, और सड़ा गला तो हमने भी कभी नहीं खाया। और रही बात राशन के पुराने होने की, आपने अभी कहा ना कि राशन पुराना हो जाता है तो उसे फेंक देना चाहिए। इसके हिसाब से तो आप भी पुरानी हो गई है, तो आपका क्या करना चाहिए? बड़ा घर हो या छोटा घर हो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इंसान को हमेशा किफायत से रहना चाहिए। औरत वही है जो घर को किफायत से चलाए और घर को संभाल के रखे। लाइए, आपकी शर्ट में बटन मैं लगा देती हूँ। तुम्हें बटन लगाना सचमुच आता है? हाँ, तो बटन लगाने में कौन सी बड़ी बात है। हम तीनों बहनें अपने घर के छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करते थे। हमारी माँ ने हमें यही सिखाया है। किसी भी चीज को फेंकने से ज्यादा अच्छा है कि एक बार हम उसके साथ कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्या पता वो दोबारा यूज हो जाए। क्योंकि हमें हर चीज की कदर करनी चाहिए, चाहे फिर वो खाने का सामान हो या पहनने के कपड़े। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? यू आर इम्पॉसिबल। लगता है आपकी बहन को मेरी बात बुरी लगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है। लीजिए बड़ी मम्मी, जो आपने राशन का सामान बताया था वो मैं सारा ले आया हूँ। हाँ विवान बेटा, उधर रख दे। और कोई काम है बड़ी मम्मी तो बता दीजिए, कर देता हूँ। नहीं बेटा, तूने इतना काम कर दिया यही बहुत है। पर विवान, मैं ये सोच रही थी तू कब तक ये सारे काम करता रहेगा। मुझे अब तेरे भविष्य की फिक्र हो रही है। क्या हुआ विवान, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने तो अपना भविष्य खुद खराब कर लिया बड़ी मम्मी। अरे तू ऐसे क्यों कह रहा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुझे बस थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। मुझे क्या करना होगा बड़ी मम्मी? तुझे अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तू अपने 12th के दोबारा से एग्जाम दे। अगर तू 12th के एग्जाम अच्छे से पास कर लेता है, उसके बाद मैं तुझे अच्छा सा कोई कोर्स करा दूंगी। उसके बाद तुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। अरे मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी हो, घर में बहू आए, ताकि मैं उस पर रौब चला सकूँ। क्यों विवान बेटा, अपनी बड़ी मम्मी का ये सपना पूरा करेगा ना? आप सच कह रही हैं बड़ी मम्मी? क्या मैं सचमुच दोबारा से 12वीं कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकता तू? मैं कल ही पीहू को बोलूंगी कि तेरे एडमिशन के फॉर्म भिजवा देगी। पर बड़ी मम्मी, 12वीं के बच्चों के हिसाब से तो मेरी उम्र भी काफी हो गई है। क्या मैं 12वीं के बच्चों के साथ एग्जाम देता हुआ अच्छा लगूंगा? सब कितनी हंसी उड़ाएंगे बड़ी मम्मी मेरी। अरे कोई हंसता है तो हंसने दे। दुनिया का काम तो हंसना है, हमारा काम आगे बढ़ना है। हमें दुनिया थोड़ी देखनी है, हमें अपना देखना है। यही दुनिया होगी जो आज हंसेगी ना तुझ पे, और कल को अगर तू कुछ बन गया तो यही दुनिया ताली बजाएगी तेरे लिए। अब से सारे घर के काम मैं कर लिया करूंगी, तू मुझ पे छोड़ दे। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख। मैं तो रचित का एडमिशन कराने की भी सोच रही हूँ। धीरे धीरे उसकी नशे की लत छूटती जा रही है, बस वो भी अच्छे से पढ़ जाए। तुम दोनों अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओ अपनी बहनों की तरह। और माँ बाप को क्या चाहिए, बस बेटा थोड़ी सी मेहनत कर ले, फिर तू देखना तू भी समाज में सिर उठा के चल पाएगा। अब तू रोने क्यों लगा? सच बताऊँ ना बड़ी मम्मी, आज तक पढ़ाई के लिए किसी ने इतने प्यार से बोला ही नहीं, यहाँ तक कि मेरी खुद की माँ ने भी। काश अगर मेरी मम्मी भी मुझे इतना प्यार से समझाती
तो शायद आज मैं गलत रास्ते पे नहीं जाता। उन्होंने तो हमेशा गालियाँ दी, कभी बैठ के नहीं समझाया। उनकी गालियों से बचने के लिए मैं घर पे नहीं रुकता था, बाहर गलत दोस्तों से मेरी यारी हो गई और उसी गलत संगत की वजह से आज मेरा ये हाल हो गया। अब जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को क्यों याद करना है? तुझे अब अपने आगे के बारे में सोचना है। आप जैसा भी बोलेंगी ना बड़ी मम्मी, मैं बिल्कुल वैसा ही कर लूँगा। तो बस ठीक है, तू आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। चल मैं जरा रचित को देख के आती हूँ कि वो क्या कर रहा है। और हाँ, मैंने किचन में खाना बना के रख दिया है, तू लेके खा लेना। जी ठीक है बड़ी मम्मी, खा लूँगा। ये क्या, विवान रिद्धि के घर में रह रहा है? और मुझे तो लग रहा था कि विवान जेल में है। तो क्या जेल से निकलवा के उसे रिद्धि अपने घर ले गई? आखिर ये रिद्धि चाहती क्या है? जेल से निकलवाने के बाद विवान को उसने यहाँ क्यों नहीं भेजा? हाँ, जरूर रिद्धि ने उसे रोक लिया होगा। मेरा विवान तो आना चाहता होगा। अरे तुम्हें क्या हुआ? कोई भूत फूत देख लिया क्या? आपको पता है, विवान रिद्धि के घर में है। मैंने अभी अभी विवान को देखा, रिद्धि के घर में कुछ सामान लेके जा रहा था। अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, रिद्धि हमसे हमारे दोनों बेटों को छीनना चाहती है। मैं हमेशा रिद्धि को लेकर सही थी, तुम्हें ही ज्यादा विश्वास था रिद्धि पे। मेरे बेटे से घर के काम करवा रही है, बस यही काम करने बाकी रह गए थे मेरे बेटों के लिए। मेरे बेटे को नौकर बना के रखा हुआ है। वैसे एक बात बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें इस बारे में ना पता हो। हाँ मुझे पता है कि विवान रिद्धि के घर में है। इसका मतलब उस रिद्धि के साथ साथ तुम भी मिले हुए हो। तुम सब लोग मिलकर मेरे साथ क्या चाल चल रहे हो? कहीं तुमने उस रिद्धि से शादी फादी तो नहीं कर ली? तुम्हारे सड़े हुए दिमाग में और तो कुछ आ नहीं सकता। यही उम्र बची हुई है मेरी शादी करने के लिए। अब इस उम्र में मैं शादी करूंगा। अरे बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। तुम्हें ये सब करने में शर्म नहीं आ रही? तो मैं बोलने में क्यों शर्माऊं? कहीं तुमने ही तो विवान को यहाँ आने से नहीं मना कर दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। विवान तुम्हारे पास खुद ही नहीं आना चाहता था। वो तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करता है। उस दिन जब घर आया था, तुमने एक बार भी उसकी कोई बात सुनी थी? तुम तो एक बार जेल तक नहीं गई कि एक बार तुम देख लेती कि तुम्हारा बेटा जेल में किन हालातों में रह रहा है। आज तुम्हें फिर से विवान याद आता है जब तुमने उसे रिद्धि के घर देख लिया है। सच बताओ ना, तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है जितनी तुम रिद्धि से नफरत करती हो। सच बताओ ना, तुम पागल हो गई हो, पागल। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मेरा तो तुम्हारे पास आने का भी मन नहीं करता। तुम जैसी पागल के कौन मुंह लगे